हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस पावर्ड बाय जीनियस इंटर कॉलेज बरनाल मैनपुरी। तो देखिएगा, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बताया? पिछले हमारे जितने भी लेक्चर्स आए 8 शायद, तो उन सब में मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, कौन के मिरर से इमेज कैसे बनते हैं, कॉन्वेक्स से कैसे बनते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, और सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स बता चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। किसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, लेकिन बस आप थोड़ा ध्यान दें, बातें आराम से हमारी सुने और समझें। तो देखिएगा, उससे पहले हमने आपको बताया था लाइट, जो हमारी लाइट है वो हरी में रहती है, जल्दी में रहती है। लाइट इज इन अ हरी। क्या? जो लाइट हमारी वो जल्दी में रहती है हमेशा। उससे क्या है, जो पथ कवर करती है वो क्विकेस्ट पथ को कवर करती है। कैसी पथ को? क्विकेस्ट पथ। यदि कहीं रोड है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, लेकिन जो हमारी लाइट है, यदि हम माने वो एक व्हीकल है, तो वो उस रोड को क्रॉस करेगी, उसको कवर करेगी, चाहे वो थोड़ी दूर की क्यों ना हो, लेकिन कवर उसे करेगी ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। यदि एक सीधी रोड है ए से बी पर, लेकिन उसके बीच में 4-5 गाड़ियां हैं, तो लाइट वहां से नहीं जाएगी। मतलब यदि लाइट को मैं व्हीकल मान रहा हूं तो, क्योंकि उसे बहुत टाइम लगेगा, ट्रैफिक है इस रोड पर। लेकिन यदि उससे दूर ए से सी पे जाए, फिर सी से बी पे जाए, चाहे फिर वो बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसी कवर करेगी, लेकिन उन 4 गाड़ियों से पहले पहुंच जाएगी। तो जो लाइट है वो क्विकेस्ट पथ को कवर करती है। कैसी पथ को? क्विकेस्ट पथ को। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। अभी तक हमने जाना था जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसी? इधर से आई, स्ट्रेट लाइन में निकल गई। तो अभी तक हम जानते थे कि लाइट है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट यदि अब मैं बात करूं रिफ्रैक्शन में, तो वो ऐसा नहीं करती है। अब आप कहोगे ये गलत कैसे हो गया? तो देखो, यदि हमारी कोई लाइट है, मान लो यहाँ कोई मीडियम है, लाइट हमारी आई, ये ग्लास का मीडियम मान लो, लाइट हमारी आने के बाद यहाँ से थोड़ी बेंड हो जाएगी या डेविएट हो जाएगी, डेविएशन हो जाएगा उसमें, मतलब थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। मान लो ये लाइट आई, आने के बाद ऐसी न जाने की वजह से थोड़ी सी बेंड हो गई है। नॉर्मल, ये जो हमारी लाइट है, जैसे यदि रिफ्लेक्शन होता है तो इसके बीच में एक परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, नॉर्मल की ओर ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ये एयर है, ऊपर का मीडियम, नीचे भी एयर है, तो जो हमारा ग्लास है ये इसमें क्या हुआ, बेंड हो गई, तो इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन में भी कह सकते हैं the deviation in the path of light when it passes from one medium to another medium. It passes from one medium to another medium of different density. जो हमारे ग्लास है या एयर है, अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, और उसमें एक मीडियम से, यदि एयर को हमने वन मीडियम माना है और ग्लास को सेकंड मीडियम, तो एक मीडियम से लाइट डेविएट होकर सेकंड मीडियम में जाती है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसे? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार डेफिनेशन और सुन लें, द डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो आप समझ गए रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा एयर है, यहाँ एयर है, कुछ नहीं है, नीचे हमने ग्लास रख लिया, ठीक है। ग्लास रखने के बाद मैंने एक लाइट रे डाली, तो लाइट रे जैसे ही आई और इसमें अंदर जाएगी, प्रवेश करेगी हमारे ग्लास में, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो झुकने के बाद ये कुछ इस प्रकार निकल जाएगी। अब देखो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे से बना है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और जो इस रिफ्रैक्टेड रे, नॉट अ रिफ्लेक्टेड रे, उसमें होता था रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन इसमें होगा रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे। तो इसका भी एक एंगल बनता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, नॉट अ रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं होते हैं। यदि हम इसमें लॉस की बात करें, तो जो हमारे लॉस होते हैं उन्हें जानने से पहले हम थोड़े से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, जो कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ी थी, वही हम समझते हैं। तो देखो, जो हमारे इस मीडियम के बीच में बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल, जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी था, लेकिन उसमें मीडियम चेंज नहीं होता था, एक ही मीडियम रहता था। साथ ही साथ जो लाइट रे आ रही है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो वो एंगल बना रही है नॉर्मल और इंसिडेंट रे, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। अब वो बेंड होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे में चेंज हुई है, किसमें? रिफ्रैक्टेड रे, उसमें जो चेंज हुई है उस नॉर्मल के बीच में, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब देखो, अब समझते हैं रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। यदि हमारी कोई लाइट आई, मान लो ग्लास से आई, तो ग्लास से वो इस तरीके से आई, ग्लास में से, अब उसे एयर में जाना है, तो एयर में और ऐसी हो गई। जो हमारा नॉर्मल है, यदि हम यहाँ नॉर्मल रखें तो नॉर्मल से दूर हो रही है ना, तो नॉर्मल से दूर हो रही है ना, तो अब मुझे ये समझना है कब बेंड होगी नॉर्मल की ओर और कब बेंड होगी टू
आउटवर्ड ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल से दूर कब बेंड होती है और पास कब होती है, तो उन्हें हम कहते हैं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। यदि कोई भी रेयर मीडियम है और नीचे फिर डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में यदि कोई लाइट रे जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर? नॉर्मल जो हमारा है परपेंडिकुलर बनाते हैं उसके पास में जाएगी कोई भी रे। लेकिन यदि उसी में यदि हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट रे प्रवेश कर रही है तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी। ये बात आप समझ गए? रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। अब बात करते हैं स्नेल्स लॉ, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में है जो कि साथ ही साथ क्रिटिकल एंगल जानेंगे। क्या? क्रिटिकल एंगल। तो देखो पहले समझते हैं हमारा जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, जो सब कुछ एक ही प्लेन पे लाई होते हैं। कौन से प्लेन पे? एक ही प्लेन पे लाई होते हैं, वन प्लेन पे। तो ये हमारा एक लॉ है, यही कहता है कि जितने भी हमारे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल जो कुछ भी है सेम प्लेन पे लाई होते हैं, वन प्लेन पे लाई होते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा है वो हमारा है स्नेल्स लॉ। इसका लॉ है जिसे हम स्नेल्स लॉ नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे दो मीडियम में रेशियो निकालते हैं, दो मीडियम का, जिसे हम बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। क्या बोलते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। जो एन होती है वो कांस्टेंट होती है और इसी एन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कई न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो क्या है हमारा स्नेल्स लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ये क्या होता है? इनका रेशियो होता है दो एंगल्स का, साइन एंगल्स का रेशियो होता है दोनों में। इसी के साथ साथ अब यदि कोई बात करे कि हमें ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो देखो जो हमारा लिखने का तरीका होता है वो कैसा होता है, यदि कोई कह रहा है ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्या कह रहा है? ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो जो हमारा एन है, कोई लोग म्यू बनाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो एन के जो पीछे की ओर रखा जाएगा वो होता है ग्लास जी, जो हम पहले बोलते हैं। और जो बाद में बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर, उसे हम आगे लिखते हैं। ठीक है? यदि हमारी एन है तो एन के पीछे जी होगा और आगे ए होगा। इसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जो स्पीड है लाइट की वो एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ग्लास। जैसे यदि हम फिर से बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट ऑफ 1, तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। तो हम जानते हैं एन के पीछे क्या होगा और आगे क्या होगा, 1 आगे होगा और 2 पीछे होगा। तो अब क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट 1 मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखना साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, जो कि कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये हमारा स्नेल्स लॉ है। तो देखो अब बात करते हैं हम क्रिटिकल एंगल की। किसकी? क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल क्या होता है और साथ ही साथ बात करेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। किसकी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहले समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, एक मीडियम से अदर मीडियम में हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो जाती नहीं है। कैसे होता है? मान लो एक हम डेंसर मीडियम लेते हैं, जैसे ग्लास ले लेता हूं मैं। ग्लास लेने के बाद अब मैं इसमें से एक रे डालता हूं। ठीक है? इसमें से क्या करता हूं, मैं एक रे डालता हूं। तो मैं जैसे एक रे डाली, लाइक दिस रे डाली, ये नॉर्मल है हमारा। ये रे डालने के बाद अब ऊपर जैसे रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, थोड़ी नॉर्मल से दूर, तो ये कुछ इस प्रकार निकल जाएगी। मैंने ये रे डाली, ये कुछ रे ऐसी डालने के बाद ये ऐसी निकल गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को थोड़ा सा और ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा और। तो हम थोड़ा सा इधर से लाइट को डालता हूँ। अब लाइट डालूंगा तो ये और पास आएगी, जो हमारा प्लेन है, प्लेन सरफेस है, उसके पास आती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं अपनी जो इंसिडेंट रे डालूंगा डेंसर मीडियम से, वो बिल्कुल इसके ऊपर ही, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारी रिफ्रैक्टेड रे जाएगी। तो इस समय जो एंगल बनता है रिफ्रैक्टेड रे और हमारा नॉर्मल के बीच में वो होता है 90 डिग्री का। तो इसी एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और यदि इसी को हम और झुकाव करें, जो हमारी इंसिडेंट रे है, तो एक समय ऐसा आएगा वो प्लेन की जगह भी अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसे कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती नहीं है, यदि हमने रे डाली, रे डालने के बाद वो उसी में वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्रैक्ट नहीं करती है। और क्रिटिकल एंगल जब नॉर्मल के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाता है, कोई रे डालते हैं और सेम प्लेन में बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल जाती है नॉर्मल के। तो ये दोनों हो गए क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है? अब बात करते हैं हम एक अगले की थ्रू ग्लास सरफेस। यदि हम कोई रिफ्रैक्शन ग्लास सरफेस के थ्रू कराएं तो क्या होता है? किसके? ग्लास स्लैब के। तो ग्लास स्लैब लेते हैं हम। एक मैंने ग्लास स्लैब लिया, ये एयर है, नीचे भी एयर है, बीच में ग्लास स्लैब है हमारा।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक रे लेता हूँ। रे लेने के बाद जैसे मैं रे डालूंगा, रे जैसे इस जगह टच होगी, मीडियम सेकंड मीडियम से टच होगी, टच होने के बाद ये हमारा नॉर्मल, अब ये डेंसर मीडियम है, इसके अकॉर्डिंग ये रेयर है, ये डेंसर है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स थोड़ी बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद जब ये नीचे बिल्कुल पहुंचेगी ग्लास स्लैब के, अब उसे फिर एयर में जाना है क्योंकि आगे ग्लास है नहीं, तो अब जब वो एयर में जाएगी तो फिर उसे क्या होगा, यदि ये डेंसर मीडियम है वो रेयर है तो ये क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ी दूर हो जाएगी, तो ये फिर से कुछ इस प्रकार निकल के जाएगी। इस प्रकार निकलने के बाद आप देख सकते हो जो हमारी इंसिडेंट रे थी और ये इमरजेंट रे, जो ग्लास स्लैब के बाद निकलती है उसे हम बोलते हैं इमरजेंट रे। कौन सी रे, इमरजेंट रे। तो ये जो इमरजेंट रे और ये इंसिडेंट रे ये हमेशा पैरेलल होती हैं, साथ ही साथ ये जो एंगल बनता है हमारा नीचे, इसे हम बोलते हैं इमरजेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इमरजेंट एंगल। जैसे इंसिडेंट रे तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे तो रिफ्रैक्टेड एंगल, ऐसे इमरजेंट रे तो इमरजेंट एंगल। तो ये हमेशा पैरेलल होते हैं और इसमें आई से डिनोट करते हैं इंसिडेंट एंगल को, आर को रिफ्रैक्टेड एंगल को, इमरजेंट एंगल को ई से। तो बस इतनी सी बात है, आप ये तीनों चीज समझ गए हो। अब हम कल आपको बताएंगे कि किस तरीके से लेंस का यूज होता है, कैसे इमेज बनते हैं लेंस से। तो आप लेंस के, स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ोगे कल। तो आज की वीडियो में बस इतना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।